सर्वेभ्यः। रीट की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए बहुत ही एक शानदार सीरीज हमने स्टार्ट की है। जितने भी पेपर हम आपके हो चुके हैं आरटेट के, चाहे वो रीट के हों, उन सभी को यहाँ पर आपको सॉल्व करवाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं संस्कृत विषय की, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाली भाषा है आपकी। तो सबसे ज़्यादा नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। आपको ये भी पता है कि पुराने पेपर से बहुत सारे प्रश्न आपके सेम रिपीट होकर के आ जाते हैं। आप जब सारे पेपर को देखोगे तो आपको पता लगेगा कितने सारे प्रश्न आपके सेम रिपीट होकर के आ रहे हैं या फिर उनके आसपास से प्रश्न बन के आते हैं। तो इसलिए आपको पुराने पेपर को बहुत ही अच्छे से समझ लेना चाहिए और अच्छे से जान लेना चाहिए, क्योंकि उनके आधार पर ही आपका जो पेपर होने वाला है 2021 में वो होगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे लेवल 2 की भाषा फर्स्ट की बात करेंगे, जिसमें आपको 30 प्रश्नों को हम बहुत ही सरल तरीक़ा से समझाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर भाषा फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं और संस्कृत विषय की बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं आरटेट की। ठीक है, ये आरटेट हम 2011 की बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी लंबी भूमिका के। चलिए सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, एक एक प्रश्न को समझेंगे, उनके सारे ऑप्शंस को हम अच्छे से आपको समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारा पहले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले सवाल है आपका, व व्यंजनस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, यानी व व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, ये हमारा सवाल है भाई। ठीक है, व व्यंजन का उच्चारण स्थान बताना है आपको। इस वाले व का उच्चारण स्थान क्या है, ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन है हमारे, इसमें 4 ऑप्शन हैं, आपको आंसर ढूंढना है। कंठोष्ठ, कंठतालु या दंतोष्ठ या जिह्वा मूलम। चारों में से कौन सा आंसर आपका राइट होगा, फटाफट अपना आंसर ढूंढ लीजिए और अंत में आप खुद स्कोर अपना देखिए कि आपकी किस स्तर की तैयारी है। तो बताइए फटाफट आंसर। चलिए आंसर बता देते हैं हम। आपने उच्चारण स्थान याद करे होंगे तो इसमें कुछ आपने पंक्ति याद करी होंगी, जैसे अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा। उसी क्रम में एक पंक्ति आती है, वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, ऐसा वहाँ पर लिखा रहता है। कैसा लिखा रहेगा, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि जो वकार है इसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। तो यहाँ लिखा हुआ है दंतोष्ठ, तो राइट आंसर हो जाएगा दंतोष्टम। ठीक है, ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है। ये तो हो गया हमारा सही आंसर कि भाई ये हमारा उत्तर होगा। अब इसमें बाकी जो ऑप्शन हैं उनको भी हम बता देते हैं, इसलिए आपको हम कह रहे हैं कि एक सवाल से आपको कई सवाल तैयार आपके हो जाते हैं। पहले लिखा हुआ है कंठोष्ठ, तो कंठोष्ठ किसका होगा, जब लिखा हुआ है तो उसके बारे में पता भी होना चाहिए आपको। कंठोष्ठ का आप बताइए, सोचिए। तो इसके लिए याद रखना है ओदौ तो कंठोष्टम, यानी कि ओ और औ, जो हमारे ओ और औ हैं, इनका उच्चारण स्थान जो होगा वो कंठ और ओष्ठ से होगा भाई। ठीक है, ओ और औ का उच्चारण स्थान यदि पूछा जाता है तो कंठ ओष्ठ आपको बताना है। ठीक है, ऐसे आपका कंठ तालु है। अब कंठ तालु किसका होता है, चलिए बताइए। तो इसमें आपको याद रखना है एदई तो कंठ तालु, एद आई तो कंठ तालु। ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है। ठीक, यानी 2 स्थान से होगा, कंठ प्लस तालु। अब इसमें एक ऑप्शन है जिह्वा मूलम, तो इसके लिए आपको याद रखना है जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, यानी जिह्वा मूल जो वर्ण होगा उसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होगा, जिह्वा मूलीय का जिह्वा मूल होगा। अब जिह्वा मूल क्या होता है ये आप जान गए होंगे। यदि क और ख से पहले आधा विसर्ग लगा हुआ है इस तरह से, तो इसको हम जिह्वा मूलीय कहेंगे भैया। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा और समझा होगा। ऐसे करके आपका कंप्लीट ये पहला प्रश्न हो जाता है। तो पहले प्रश्न का आंसर हो गया दंतोष्टम। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। ये हमारा यहाँ तक तो हो ही गया। अगला सवाल आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, वो भी उच्चारण स्थान से संबंधित है। चलिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल है आपका, देखिए, त वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। सवाल है आपका कि त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, त वर्ग का। तो आप देखिए किस सूत्र में तय वर्ग आता है। तो सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, नासिका, मूर्धा, कंठ, दंताहा। बताइए क्या होगा इसमें।
तो देखिए इसके लिए एक सूत्र आता है, आपको वो सूत्र याद रहने चाहिए क्रम से, वो पंक्ति आपको याद रहनी चाहिए क्रम से। तो ऋतु लसानाम दंताः, तो एक लाइन है आपकी ऋतु लसानाम दंताः, तो री तवर्ग ले और से, ठीक, इन सब का उच्चारण स्थान आपका कहाँ से होगा भाई? ऋतु लसानाम दंताः, यानी दंत से इनका उच्चारण स्थान होता है। तो मतलब हो गया सीधा सा कि इनका उच्चारण स्थान जो होगा वो दंत होगा। तो इसमें तवर्ग भी आ गया, तो तवर्ग ही आपसे पूछा जा रहा है, तो तवर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। सूत्र है ऋतु लसानाम दंत है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब आप आंसर ढूंढ सकते हैं। तो बताइए अब आपका जो दूसरा सवाल है इसका आंसर आप ढूंढ लेंगे, बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो तवर्ग का हो जाएगा आपका ऋतु लसानाम दंताः, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई दंताः। ठीक है, ऐसे करके हमारे 2 सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसमें देखो नासिका ऑप्शन में लिख रहा है पहले नंबर पे, तो नासिका किसका होता है? नासिका अनुस्वार से, जो हमारा अनुस्वार होता है वो उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। अनुस्वार आप जानते हैं इस तरह से लिखा जाता है वो, ठीक है, जैसे रामम है। कंठ का आप जानते ही हो, अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है, ए कवर्ग ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान आपका कंठ से होता है। मूर्धा से आपको पता है, मूर्धा से कहाँ से, मूर्धा का जो उच्चारण स्थान है, मूर्धा में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसके याद रखना है ऋतु रसाणा मूर्धा, यानी री टेवर्ग और री टवर्ग, ठीक है, और रे और शे, इन सब का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा से होता है भैया। लेकिन हमारे लिए तो तवर्ग पूछा जा रहा है, तो तवर्ग के लिए तो आपका दंताः राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। उच्चारण स्थान का एक सवाल और है। सवाल है आपका, देखिए, ए स्वरस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, जो हमारा ए स्वर है इसका उच्चारण स्थान आपको बताना है भाई। तो देखिए ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है? आप जब पहली लाइन बोलोगे सूत्रों के अंदर, तो उसमें एक लाइन आती है अकु है विसर्जनीयानाम कंठ है, अकु है विसर्जनीयानाम कंठ है। तो मतलब हो गया कि ए, ठीक है, एक तो इसमें आ जाता है ए अकु है, और एक आ जाता है के वर्ग अकु है, ठीक, और फिर आ जाता है, फिर आ जाता है विसर्ग अकु है विसर्जनीय नाम, अकु ह विसर्जनीय नाम कंठ है। तो अ हो गया, कवर्ग हो गया, है हो गया और विसर्ग हो गया। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान आपका कंठ से होता है। किससे? कंठ से होता है। तो आपसे जो पूछा जा रहा है वो ए स्वर के बारे में पूछ रहे हैं, तो ए स्वर भी आपका इसी में आ रहा है, देखो ये, तो आपका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? कंठ। तो अब आप आंसर ढूंढ लीजिए, इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप खुद बता दीजिए अब तो फटाफट। ये आंसर हो जाएगा ये वाला, कंठ। ठीक है, तो अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है आपका उच्चारण स्थान हो जाता है। क्योंकि ओष्ठ आप जानते हैं, ओष्ठ किसका होता है? उपपद्मानीय नाम ओष्ठौ, तो उ पवर्ग और उपदमानीय जो वर्ण होते हैं वो हमारे ओष्ठ्य होते हैं। ठीक है, उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। दंताः आप जानते ही हैं, जस्ट इससे पहले हम बात कर चुके हैं, ऋतु लसानाम दंताः। मुख से उच्चारित होने वाले वर्ण आप जानते ही हैं, मुख से आपके उच्चारण स्थानों में मुख का नाम कहीं पर आता है क्या? नहीं आता भी, क्योंकि उच्चारण स्थानों की हम बात करें तो आपके उच्चारण स्थान जो मुख्य रूप से कितने हैं? 8 का नाम आता है। कितने नाम आते हैं? 8 के नाम आते हैं। लेकिन उनमें आपके मुख का नाम आता है क्या भाई? हाँ, तो मुख का उनमें नाम नहीं आता है, मुखम। ठीक है, तो आपको जो मुख्य 8 हैं उन्हीं को याद रखना है। आप चाहो तो हम 8 का नाम भी बता दें जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, चलो आप एक बार सुन लो, आपके उच्चारण स्थान कौन कौन से माने जाते हैं। एक तो आपका माना जाएगा भाई उरस, एक हो गया उरस, दूसरा हो गया कंठ, ठीक, तीसरा हो गया शिरस, चौथा हो गया जिह्वा मूलीय, फिर हो गया दंत, फिर हो गया आपका नासिका, फिर हो गया आपका ओष्ठ, फिर हो गया आपका तालु। तो आप देख लीजिए कितने हो गए। तो आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके उच्चारण स्थान आपके टोटल 8 होते हैं भैया। कितने होते हैं? 8। तो ये हमारा सवाल हो जाता है और इसका आंसर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। उच्चारण स्थान पर आधारित एक सवाल और है, चलो उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद में आपके उच्चारण स्थान वाले सवाल सारे कंप्लीट हो जाएंगे।
सवाल हमारा है मूर्धा उच्चारण स्थानम अस्ति, यानी मूर्धा उच्चारण स्थान किसका है। जो भी ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि मूर्धा जो उच्चारण स्थान है वो किसका है। बताइए, वकार का या शकार का या ककार का या पकार का, किसका होगा मूर्धा। तो आप ये देखिए कि मूर्धन्य वर्ण होते कौन कौन से हैं। तो हमने एक सूत्र बताया था, ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या बताया था? ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो उसमें आपको सारी चीज़ आ गई थी। ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसमें आपको देखो ऐसे था वो, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऐसे हमारा एक सूत्र है। ऋतु रसाणाम मूर्धा का मतलब होता है भाई कि इसमें आ गया आपका री, ट वर्ग, रे और श, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा। अब आप देख लो, इसमें री में से कोई आ रहा है क्या इन ऑप्शन में चारों में? ट वर्ग में से आ रहा है क्या? रे में से आ रहा है क्या? या श में से आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है भाई, क्योंकि देखो व नहीं आ रहा, ठीक है, ये नहीं आ रहा है। क, ये भी क नहीं आ रहा है आपका। अच्छा, षटकोण वाला आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है साहब। तो यही तो उत्तर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। और इसमें एक आपका पकार है, जो पकार तो आ ही नहीं रहा कहीं पर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भैया शकार, यानी मूर्धन्य शकार जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये तो आपका हो ही नहीं सकता, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये शकार। ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो मूर्धा से उच्चारित होने वाला वर्ण है शकार। ठीक है, ऐसे करके आपके यहाँ तक के प्रश्न हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द रूपों से संबंधित। देखिए अगला सवाल है हमारा, यहाँ से देखेंगे, हरि शब्दस्य द्वितीया विभक्ति ही बहुवचने रूपम भवति। ये हमारा सवाल है। सवाल बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। तो आपको इसमें हरि शब्द है, उस हरि शब्द का रूप बताना है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। अब आपको ये ध्यान रखना है, हमने आपको बार बार एक ही बात कही है कि आपको शब्द रूप याद रहने चाहिए। शब्द रूपों को याद करने का तरीका एक ही है कि बार बार उनका पाठ करते रहो तो ज़रूर याद हो जाएंगे, और नहीं ऐसा करते हो तो आप बहुत कठिनाई से याद कर पाओगे। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, हरिम, हरि, हरीन, हरीन, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? आपको हम ऐसा करते हैं, चारों ही ऑप्शन के बारे में बता देते हैं, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। फिर भी आप अपना आंसर ढूंढ के रखिए। ठीक, चलो एक एक के बारे में बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, आंसर स्वतः ही पता लग जाएगा। द्वितीय का बहुवचन पूछा जा रहा है। सबसे पहले लिख रहा है हरिम। हरिम जो रूप है आपका वो बनता है आपका द्वितीय के एक वचन में। कहाँ बनता है भैया? द्वितीय के एक वचन में। तो ये आपका आंसर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हरि, हरि, हरया, हरिम, हरि, हरीन, ऐसा रूप बनता है। अब आपका हरि जो बनता है ये आपका बनेगा भैया हरि, हरि, ये आपका दो जगह बनेगा, यानी प्रथमा के द्विवचन में भी बनेगा और द्वितीय के द्विवचन में भी बन जाएगा। तो ये भी हमारा नहीं होगा। एक है हरिन। अब ये हरिन जो लिखा हुआ है, ऐसा हरिन रूप पूरे हरि रूप में कहीं पर भी नहीं बनता, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है साहब। ठीक, अब ये वाला लिखा हुआ है डी नंबर पे, हरीन, बिल्कुल है साहब, ये करेक्ट आंसर है आपका। जो हरीन लिखा हुआ है ये आपका बनेगा द्वितीय विभक्ति में बहुवचन में, हरीन, और यही हमसे पूछा जा रहा है। आप रूप बोलकर देख सकते हैं, हरि ही, हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरीन, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः, ऐसे रूप बनता है इसका। तो ये द्वितीय का बहुवचन हो गया हरीन। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपको पता लग ही गया कि कौन सा कहाँ से आया है, तो क्लियर है सारा कुछ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल है हमारा, सवाल काफ़ी अच्छा है। नदी शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति ही एकवचने रूपम भवति। इसमें आपसे नदी शब्द पूछी जा रही है। नदी शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा रूप पूछा जा रहा है? नदी शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप। अब नदी शब्द तो आप ये मानो कि रट्टा लगा लो, अच्छे से क्लियर याद कर लो आप। बार बार प्रश्न नदी शब्द से आ रहा है। तो देखो यहाँ पर हम सारे ऑप्शन बता देंगे, आप अपना आंसर ढूंढ के रखिए भाई, चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। लिखा हुआ है नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याम। करेक्ट आंसर ढूंढो, फटाफट बताइए अपना आंसर क्या होगा। चलिए एक एक ऑप्शन को हम बता देते हैं, सारे ऑप्शन बता देंगे जो अपने आप ही आंसर आपके सामने आ जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है चतुर्थी का एक वचन। ठीक है, अब देखो हम पहला ऑप्शन देखते हैं। नदीम लिखा हुआ भैया, क्या लिख रहा है? नदीम। तो नदीम जो बनेगा आपका वो बनेगा द्वितीय के एक वचन में।
आप रूप बोल के देखेंगे नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम, नद्यौ, नदीः, ऐसा रूप बनता है। तो ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है नदीम। यदि पूछा जाता द्वितीय का एक वचन तो उत्तर होता नदीम। ठीक, अब लिखा हुआ है बी नंबर पे नद्या, नद्या। अब नद्या आपका रूप बनेगा तृतीया के एक वचन में। कहाँ बनेगा? तृतीया विभक्ति एक वचन, क्योंकि रूप बनता है नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, तृतीया का एक वचन है। फिर लिख रहा है नद्यहि, नद्यई। अगला लिखा हुआ है नद्यई। अब नद्यई रूप बनता है आपका भैया चतुर्थी एक वचन में। ये बनता है चतुर्थी के एक वचन में। रूप बनता है नद्यई, नदीभ्याम, नदीभ्यः, ऐसा रूप बनता है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? चतुर्थी एक वचन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नद्यई, चतुर्थी एक वचन, क्योंकि चतुर्थी एक वचन में रूप बनता है नद्यई बनेगा। और लास्ट ऑप्शन है नद्याम। अब नद्याम रूप बनेगा आपका सप्तमी के एक वचन में। कहाँ बनेगा? सप्तमी के एक वचन में। अब सारे ही ऑप्शन आप समझ चुके हैं। राइट आंसर क्या होगा आपके सामने है। चतुर्थी का एक वचन बनेगा नद्यई, नद्यई, नदीभ्याम, नदीभ्यः। फिर पंचमी बनता है नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। फिर षष्ठी में नद्याः, नद्योः, नदीनाम। सप्तमी बनेगा नद्याम, नद्योः, नदीषु। ऐसे रूप बनते हैं इसके। तो क्लियर है? आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा यहाँ से कस्माद इति रूपम अस्ति। हमारे सामने लिखा है एक शब्द है कस्मात। कस्माद जो शब्द है इसके बारे में बताना है कि इसमें कौन सी विभक्ति है, ठीक है, कहाँ से रूप बना है, ऐसे आपको बताना है इसमें। तो पूरी डिटेल आपको आनी चाहिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई जो कस्माद शब्द आया है ये कहाँ पर बनता है, किस जगह का ये रूप है, किस शब्द रूप के अंदर ऐसा रूप बनता है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हम आपको बता देते हैं ये रूप आपका कहाँ से बनता है। आपने किम शब्द पढ़ा होगा। क्या? किम शब्द। ये आपका किम शब्द का ही रूप है भाई। किसका? किम शब्द। किम यानी क्या होता है? किम यानी क्या? किम शब्द है और किम शब्द का रूप आपका तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब आप पुल्लिंग का रूप बोलोगे तो एक जगह कस्मात आएगा, कस्मात। अब कस्मात कहाँ पर आएगा इसको ध्यान रख लेना। हम बोल कर बता रहे हैं, अपने आप पता लग जाएगा। देखो के, कऊ, के, कम, कऊ, कान, केन, काभ्याम, कही, कस्मई, काभ्याम, के, भय। पंचमी में कस्मात, काभ्याम, के। पंचमी बनेगा कस्मात, काभ्याम, के, भय। कस्मात, काभ्याम, के, भय। तो पंचमी के अंदर बनेगा कस्मात, काभ्याम, के, भय। यानी यहाँ पर आपका पंचमी के अंदर बन रहा है, पंचमी विभक्ति में बन रहा है कस्मात, काभ्याम, के, भय। तो आपका रूप बन जाएगा पंचमी एक वचन। अब पंचमी एक वचन कहाँ लिखा हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए पंचमी विभक्ति एक वचन से, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक, और बाकी को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको जानकारी के लिए हम बाकी ऑप्शंस के बारे में भी बता देते हैं। तो बाकी ऑप्शन में आपके देखो पहले नंबर पर लिखा है द्वितीय का एक वचन। अब द्वितीय के एक वचन की हम बात करें तो यहाँ पर कम बनता है, कम ऐसे बनेगा। यदि द्वितीय एक वचन में आपसे पूछा जाता तो कम रूप बनता, कम। अब यदि यहाँ पर पूछ रहे तृतीय एक वचन, यदि तृतीय एक वचन का आपसे पूछा जाता तो आपका रूप बनता केन। क्या बनता? केन, ऐसे। अब यदि आपको आगे पूछ रहे हैं चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी एक वचन का रूप पूछा जाता तो रूप बनता कसमई। क्या बनता? कसमई, ऐसे। अब आपसे पूछा जा रहा है पंचमी एक वचन, तो पंचमी एक वचन बनता है कस्मात, और यही आपका राइट आंसर है और यही हमसे पूछा गया है अभी। ठीक है, तो आपको सारे ऑप्शन हो गए क्लियर और सब कुछ आपका स्पष्ट हो गया होगा। आशा करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। देखिए अगला सवाल है हमारा, यहाँ सवाल काफ़ी अच्छा है। एकस्मयी बालकाय फलम यच्छ रेखांकित पदे विभक्ति ही अस्ति। आपको इसमें रेखांकित पद में विभक्ति बतानी है। जो इसमें रेखांकित पद है उस रेखांकित पद में विभक्ति बतानी है आपको कि कौन सी विभक्ति है। ठीक है, अब देखो रेखांकित पद हो रहा है आपका एकस्मयी पर, एकस्मयी।
आपको यहाँ पर संख्या वाले शब्दों की अच्छे से पहचान करनी है। आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने संख्या के बारे में पूरी जानकारी दी है। फिर भी थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। जैसे आप एक शब्द का रूप याद करते हैं भाई, एक शब्द है तो एक शब्द का रूप जो चलेगा वो आपका एक वचन में चलेगा। ठीक, अब एक वचन में आप रूप बोलेंगे सिर्फ एक वचन में चलेगा, क्योंकि द्विवचन और बहुवचन में एक शब्द का रूप नहीं चलेगा, तो एक वचन के अंदर चलेगा। और कैसे रूप बोलोगे, पुल्लिंग में भी चलेगा, स्त्रीलिंग में भी चलेगा और नपुंसक लिंग में भी चलेगा। अब आप एक शब्द का रूप बोलना है आपको, ठीक है, चलो बोल के देखते हैं। एक शब्द का रूप हम बोल रहे हैं, क्रम से आप ध्यान रख लेना। सबसे पहले बनेगा एक है, प्रथमा व्यक्ति में एक है। फिर बनेगा आपका एकम, क्या बनेगा, एकम, ये द्वितीय व्यक्ति में है। फिर उसके बाद में बनेगा एकेन, तृतीय व्यक्ति में बनेगा एकेन। और चतुर्थी बनेगा, चतुर्थी व्यक्ति में बनेगा एकस्मयी, क्या बनेगा, एकस्मयी। पंचमी बनेगा एकस्मात्, षष्ठी में एकस्य, सप्तमी में एकस्मिन्। ऐसे आपका एक शब्द का रूप पुल्लिंग में बनता है। एक है, एकम, एकेन, एकस्मयी, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। तो हमें चाहिए एकस्मयी। एकस्मयी हमने आपको बताया चतुर्थ नंबर पे, यानी चौथे नंबर पे बताया है। तो चतुर्थी व्यक्ति का रूप है, सीधा सीधा मतलब ये हुआ। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में चतुर्थी व्यक्ति कहाँ लिख रही है, राइट आंसर आपका चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, चतुर्थी। तो राइट आंसर हो गया हमारा डी, ये करेक्ट आंसर है आपका डी। यदि आपसे पूछा जाता और कोई ऑप्शन, देखो सारे ऑप्शन को बताएंगे हम। जैसे प्रथमा में पूछते तो प्रथमा के अंदर बनता है एक है, क्या बनता है, एक है, ये प्रथमा में बन गया। इसके बाद में द्वितीय में क्या बनता है, तो द्वितीय में आपसे पूछा जाता तो बनता एकम, द्वितीय में बनता एकम। इसके बाद में आपका तृतीय में बनता एकेन, तृतीय में क्या बनता, एकेन। ऐसे करके आपके ये तीन रूप बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपके ये रूप बन जाते हैं और यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति आपकी राइट आंसर हो जाता है इसका। अब अगला देखते हैं इसी के अंदर हम, देखो अगला क्या रूप बनता है इसमें, एक बार हम आगे देखते हैं। अगला है हमारा, देखिए यहाँ पर सर्वे बालकाः जलम पिबन्ति, रेखांकित पदम अस्ति। सर्वे बालकाः जलम पिबन्ति, सभी बालक जल पीते हैं, ऐसा यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर रेखांकित पद के विषय में। रेखांकित पद का मतलब यहाँ पर आपका जो पिबन्ति जो शब्द है ये वाला, इस पिबन्ति के बारे में आपको बताना है कि कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है इसमें पिबन्ति। तो इसमें आपको पा धातु है, सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है। पा धातु का जब रूप चलाते हैं तो आपका पिब आदेश हो जाता है ऐसे। अब पिब का रूप आपका पट धातु की तरह चलेगा सेम। तो पट धातु का रूप बोल के देखें, पठति, पठत है, पठन्ति। अब पठन्ति आपका कहाँ आता है, सेम उसी प्रकार से पिबन्ति आ जाएगा। तो पिबती, पिबत है, पिबन्ति। पिबन्ति बन रहा है प्रथम पुरुष के बहुवचन में। तो प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप आप देख लीजिए कहाँ पर आ रहा है। तो ये देखिए प्रथम पुरुष और बहुवचन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पुरुष और बहुवचन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा सही आंसर हो गया प्रथम पुरुष बहुवचन। अब इसमें और बाकी ऑप्शन है आपका प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन यदि होता तो बनता पिबती, ठीक है, पठती की तरह, पठती, पिबती। अब हमारा सी नंबर पे है मध्यम पुरुष का बहुवचन। अब मध्यम पुरुष का बहुवचन आपका जैसे पठती बनता है, पठथ, पठथ, तो बनेगा पेबथ, पेबथ बनेगा। अगला है उत्तम पुरुष का एक वचन, तो बनता है पठामी, बनेगा पिबामी। तो पिबामी बनता उत्तम पुरुष एक वचन में, लेकिन हमसे पूछा नहीं गया है, तो हमसे पूछा गया है पिबन्ति के बारे में। तो पिबन्ति रूप बनता है प्रथम पुरुष के बहुवचन में, तो करेक्ट हो गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा धातु पर आधारित है। देखिए स्था धातो हो लट लकारे मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। ठीक, अब ये पूछ रहा है स्था धातु के विषय में, यानी स्था धातु है हमारी। इस स्था धातु के अंदर लट लकार के बारे में बात चल रही है। किसमें, लट लकार, यानी कि लट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन का क्या रूप बनता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें आपके सामने जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन में देखिए सबसे पहले तो कि भाई इनमें से कोई आपका राइट हो रहा है क्या। देखो ऑप्शन है हमारे सामने, सबसे पहले ऑप्शन ही देखेंगे कौन सा होगा। स्थास्यति, स्थास्यत, तिष्ठत, तिष्ठत,
इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए एक बार, तो लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप हमसे पूछ रहे हैं। ये लट लकार का रूप बनता है तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः, ऐसे रूप बनता है इसमें। अब हमसे पूछ रहे हैं मध्यम पुरुष बहुवचन, तो मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप बनेगा तिष्ठत। क्या बनेगा? तिष्ठत, ये रूप बनेगा आपका। तो ये हमारा तिष्ठत बनेगा मध्यम पुरुष का बहुवचन। ठीक है, हम एक बार बोल के बता देते हैं। तिष्ठति, तिष्ठते, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। ठीक है, अब देखो इसमें आपका स्थास्यति दे रखा है, स्थास्यसि ये आपका भविष्य काल में बनता है, और बनता है स्थास्यता, ये भी भविष्य काल में बनता है। तिष्ठतः ये आपका मध्यम पुरुष द्विवचन में बनेगा, लेकिन हमसे बहुवचन पूछ रहे हैं, तो आपका राइट आंसर होगा डी। ठीक, अगला सवाल है लव धातो हो लोट लकारे उत्तम पुरुष बहुवचनम भवति। लोट लकार में उत्तम पुरुष का बहुवचन बताना है लव धातु का। कौन सी धातु हमारी? लव धातु है। अब लव धातु चूंकि आत्मनेपद की धातु है, तो आत्मनेपद के रूप आपको याद करने पड़ेंगे। लव या सेव धातु में से किसी एक धातु का रूप याद कर लेना है। आपसे पूछ रहे हैं लोट लकार का, तो लोट लकार का रूप कैसे आपका प्रारंभ होता है, एक लाइन तो याद रहनी ही चाहिए, उससे भी अंदाज लग जाता है। तो आपका रूप चलता है लवताम, ऐसे स्टार्टिंग बता रहे हैं आपको, लवताम। ठीक, अब लोट लकार में उत्तम पुरुष का बहुवचन पूछ रहे हैं, तो रूप कैसे चलेगा एक बार सुन लो। पहले ऑप्शन देख लो, लवंताम, लवही, लवावही, लवामही। बताइए राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा आपका सही होगा, ढूंढ के बताइए। ठीक है, चलो एक बार हम रूप बोल के बता रहे हैं। लभताम, लभेताम, लभंताम प्रथम पुरुष, लभस्व, लभेथाम, लभध्वम मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष लवही, लवावही, लवामही, ये हमारा उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष का बहुवचन पूछ रहे हैं, दोबारा सुनो, लवही, लवावही, लवामही, तो लवामही ये हमारा उत्तम पुरुष का बहुवचन हुआ, लवामही। ठीक है, ये हमारा उत्तम पुरुष का बहुवचन हो गया लवामही। अब देखो लवंताम लिखा हुआ है, लवंताम, तो लवंताम बनता है प्रथम पुरुष के बहुवचन में, लवताम, लभेताम, लभंताम, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन बनता है पहला ऑप्शन। फिर लवही लिखा हुआ है, ये आपका उत्तम पुरुष के एक वचन में बनता है। फिर लवा वही बनता है उत्तम पुरुष के द्विवचन में, और लवा मही बनता है उत्तम पुरुष के बहुवचन में। यही हमसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। कौन सा होगा? डी वाला। ठीक है, ऐसे करके हमारा ये राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखो अगला सवाल है हमारा, यहाँ पर देखिए, वयम आत्मानम जयेम रेखांकित पदम अस्ति, यानी ये कह रहा है कि वयम आत्मानम जयेम, हम सबको स्वयं को जीतना चाहिए। यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है जयेम। जयेम है आपका जी, आपकी धातु है जी, यानी जीतना होता है। ठीक है, और वहाँ से आपका रूप बन रहा है, तो जयेम आपका रूप है, और आपको बताना है भाई जयेम जो है वो कहाँ पर बनता है, किस जगह पर आपका इसका रूप जयेम बनता है, ऐसे आपको पहचान करके बताना है। ठीक है, तो जयेम आपको दिख रहा होगा लोट लकार का रूप है भाई। तो यहाँ पर आप जयेम देख पा रहे होंगे कहाँ बनता है, तो आप पठ धातु का रूप बोल के देखें, अंदाज लग जाएगा। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम, तो ऐसा ही जयेम लिखा हुआ है, तो मतलब विधिलिंग लकार का रूप है। ये कहाँ का रूप है? विधिलिंग लकार का। तो विधिलिंग लकार के अंदर ये रूप आपका बनेगा। तो कैसे बनेगा एक बार हम रूप बोल के बता रहे हैं, अंदाज़ा लग जाएगा आपको। ये विधिलिंग के अंदर है, विधिलिंग में रूप बोल रहे हैं। जयेम कहाँ बनेगा? देखो, जयेत, जयेताम, जयेयुः, जये, जयेतम, जयेत, जयेयम, जयेव, जयेम, तो जयेम बना उत्तम पुरुष के बहुवचन में। कहाँ बना भाई? उत्तम पुरुष के अंदर बहुवचन में रूप बन रहा है। ठीक है, अब उत्तम पुरुष बहुवचन देख लो विधिलिंग लकार के अंदर। कहाँ? विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन आप ढूंढ लीजिए, उत्तर हो जाएगा आपका राइट। तो देखो 42 नंबर पे हो जाएगा आपका बी नंबर पे, विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया बी। अब देखो ए नंबर पे लिख रहा है विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, ये आंसर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मध्यम पुरुष बहुवचन में जयेत बनता है, जयेत।
सी नंबर पे लिखा हुआ है हमारा यहाँ विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन में जये यम बनता है, जये यम, ठीक। और फिर लिख रहा है विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन में जयेत बनता है, तो वहाँ भी नहीं हो सकता, तो जयम बनेगा आपका उत्तम पुरुष के बहुवचन में, तो ये बनेगा आपका उत्तम पुरुष का बहुवचन। अब उत्तम पुरुष का बहुवचन हो गया करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल देखते हैं इसमें। अगला सवाल है आपका, ये देखिए, से वधिरह अत्र रिक्त स्थाने शुद्ध रूपम भविष्यति। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है से, फिर बधिर लिखा हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएंगे इसमें वधिर यानी बैरा होता है। अब बधिर किससे होता है भाई? कान से। तो आपको एक सूत्र याद आया होगा, ये नांग विकारः, जिस अंग से विकार लक्षित होता है उस अंगवाची शब्द में या उस अंग विशेष में हम तृतीय व्यक्ति लगाते हैं। कौन सी व्यक्ति लगाते हैं? तृतीया लगाते हैं। तो आपको तृतीया लगानी है। तृतीया वाला कौन सा रूप दिख रहा है वही आंसर होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्णेन। तो आ जाएगा सह कर्णेन वधिरः, वह कान से बहरा है, कर्णेन वधिरः ऐसा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कर्णेन वधिरः बन गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो आपके सही आएगा नहीं, क्योंकि ये नांग विकारा सूत्र के अनुसार यहाँ तृतीय व्यक्ति होती है, इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। अगला सवाल है हमारा, देखिए, राम है मूर्खेण ईर्षति, राम है मूर्खेण ईर्षति रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भविष्यति। ये कह रहा है कि रेखांकित पद में शुद्ध रूप बताना है। शुद्ध रूप क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पर शुद्ध रूप आपको बताना है, तो एक बात याद रखनी है, एक सूत्र चलता है आपका, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष असूयार्था नाम यम प्रतिकोप है। यानी एक इसमें क्रुद्ध धातु है, चार धातु इसमें आती है, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष और असूय। ये चार धातुएं, क्रोध, द्रुह, ईर्ष और असूय, इन चारों धातुओं का प्रयोग होने पर जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ये एक हमारा सूत्र है। ठीक, अब इसमें आप देख लीजिए कि राम मूर्ख पर क्रोध कर ईर्षा करता है, राम मूर्ख से ईर्षा करता है, तो यहाँ पर ईर्षा करने में आपको चतुर्थी लगानी है मूर्ख में। तो मूर्ख में चतुर्थी का कौन सा रूप दिख रहा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो आप देख लीजिए मूर्ख शब्द के अंदर चतुर्थी विभक्ति कहाँ पर लगी हुई है, ऐसे आपको पहचान करनी है। ठीक है, चलो देख लेते हैं मूर्ख शब्द में कहाँ लग रही है चतुर्थी। मूर्खम नहीं लग रही, ये तो द्वितीय का है। मूर्खाय चतुर्थी का रूप है, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो करेक्ट आंसर हो गया मूर्खाय। मूर्खात में पंचमी है, बिल्कुल गलत है। मूर्ख से षष्ठी है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसे तो राइट आंसर आपका क्या होगा? मूर्खाय। अगला सवाल, सीता जनकम सह विद्यालयम गच्छति रेखांकित पदे शुद्ध रूपम अस्ति। सीता जनक के साथ विद्यालय जाती है। अब आपको एक सूत्र याद रखना है, हमने एक नियम बताया है, से साकम समम सार्धम। ठीक, या फिर एक सूत्र है से युक्त अप्रधाने, यानी से अर्थ वाले धातु का प्रयोग होने पर या अव्यय शब्दों का प्रयोग होने पर आप कौन सी व्यक्ति लगाते हैं? तृतीय व्यक्ति। कौन सी व्यक्ति लगती है? तृतीय व्यक्ति लगती है आपकी। तो सह का प्रयोग हो रहा है, सह यानी साथ में होता है। तो सीता जनक के साथ में विद्यालय जाती है, तो के साथ जहाँ जिस शब्द के आगे जुड़ रहा होता है उसी में तृतीया लगती है। जैसे बालक पिता के साथ जाता है तो पिता में लगेगी, पिता बालक के साथ जाता है तो बालक में लगेगी, सीता जनक के साथ जाती है तो जनक में लगेगी, तो जनक में तृतीया लग जाएगी। कहाँ पर लिखा हुआ है तृतीया का रूप? समझ लो, उत्तर वही है, जनकेन। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए नंबर पे आपका राइट हो जाएगा, जनकेन। तो सीता जनकेन सह विद्यालयम गच्छति। अब जनकाय में चतुर्थी है, गलत है। जनकात में पंचमी है, गलत है। जनकस में षष्ठी है, गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको तृतीय व्यक्ति लगानी होगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा योगे विभक्ति भवति। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च एक सूत्र चलता है हमारा चतुर्थी व्यक्ति के अंदर। ठीक है, कहता है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा और अलम इन सभी के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। सीधा सा मतलब है, ये सूत्र सभी को याद होगा, इसमें कोई ज़्यादा खास बताने की आवश्यकता नहीं है। तो चतुर्थी होगी, सीधा राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी। प्रथमा तृतीया पंचमी होगी नहीं, तो चतुर्थी होती है नमः स्वस्ति। जैसे हमने कहा कि गुरुवे नमः, ऐसे तो हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण बनाए हैं और बना सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। अगला सवाल है, राजपुरुष है अस्मिन पदे समास है अस्ति। राजपुरुष जो हमारा पद है इसमें कौन सा समास है? बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है राजपुरुष। तो राजपुरुष का अर्थ होता है राजा का पुरुष या राजा का आदमी। ऐसा जब अर्थ निकलता है तो आपको पता लगता है कि उत्तर पद प्रधान होता है, और उत्तर पद प्रधान आपका तत्पुरुष में होता है।
इसका मतलब यहाँ समास हो जाएगा तत्पुरुष। तो यहाँ पर होगा षष्ठी तत्पुरुष समास। राज्ञः पुरुषः, ऐसे हम इसका विग्रह करते हैं। राज्ञ है पुरुष है, ये हमारा विग्रह होता है। राज्ञ है पुरुष है, राजा का पुरुष। ठीक है, तो राजा का पुरुष, तो इसका मतलब राजपुरुष हो गया। तो आपका समास बन जाएगा तत्पुरुष समास, करेक्ट हो जाएगा। अव्ययी भाव समास होगा नहीं क्योंकि पहला पद अव्यय होता है। कर्मधारय होगा नहीं क्योंकि विशेषण विशेष्य होना चाहिए। द्वंद्व समास च के अर्थ में होता है, ये भी नहीं होगा। तो राइट होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, घनश्याम है अस्य समासस्य विग्रह अस्ति। घनश्याम जो हमारा शब्द है, इसका आपको समास विग्रह बताना है। घनश्याम का मतलब घन की तरह श्याम है, तो घन की तरह श्याम। तो यहाँ पर उपमान उपमेय है। उपमान उपमेय जहाँ भी होता है कर्मधारय समास होता है। तो विग्रह करेंगे घन की तरह श्याम, घन एव श्याम है, तो लिखा हुआ है यहाँ, तो बी उत्तर हो जाएगा घन एव श्याम है, घन श्याम है, ऐसा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा घन एव श्याम है, ये आपका सही उत्तर हो गया बी। अब देखो अगला सवाल देखते हैं हम यहाँ पर। त्रिभुवनम अत्र समास है अस्ति। त्रिभुवनम में आपको समास बताना है। तो त्रिभुवनम में आप संख्या पूर्व देख करके, संख्या पूर्व में द्विगु होता है ऐसा आपको पता होगा। तो 3 भुवनों का समूह, त्रयाणाम भुवनानाम समूह। ठीक है, ऐसे आपको त्रिभुवनम बताना है। तो आपका इसमें त्रिभुवनम में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। तो राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा द्विगु समास। अगला हमारा इसमें सवाल है, प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो समास है भवति। प्राय उभय पदार्थ प्रधान समास कौन सा होता है? उभय पदार्थ का मतलब जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ऐसा जो हमारा समास होता है वो कौन सा होता है? बताइए, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु या बहुब्री? तो उभय पद जिसमें प्रधान होता है वो समास होता है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के अंदर उभय पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ऐसा समास हमारा द्वंद्व समास होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमारा अगला सवाल है, चयनम अस्य शब्द से संधि विच्छेदः। अब देखो यहाँ पर च प्लस अयनम लिख रहा है, ची अयनम लिख रहा है, फिर लिख रहा है चे अयनम, चे यनम, लेकिन सही जो होगा वो होगा आपका चे अनम, ऐसे चे अनम। अब यहाँ पर चे में ए को अय करेंगे, ऐसे चे को हमने अय किया ऐसे, और फिर अनम जोड़ा इसमें ऐसे। ठीक है, अब इन सबको मिलाएंगे तो देखो ये बनता है कि नहीं। हमने बोला चे, फिर ये इसमें जोड़ा तो बना ये, फिर बना ऐसे, तो आपका चयनम बन गया, ऐसे बना कि नहीं। तो हमारा राइट आंसर तो ये होगा, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हुई है यहाँ पर, सही वाला ये होगा चे प्लस अनम, ऐसे। ठीक है, करेक्ट आपका ये होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देव धन ऐश्वर्यम। यहाँ पर आपको संधि बतानी है कौन सी होगी। तो देव ऐश्वर्य में आपको वृद्धि संधि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आई लिख रहा है, आगे आई मिल रहा है, तो आपको वृद्धि संधि करनी होगी, तो बन जाएगा देव ऐश्वर्यम। ठीक है, देव ऐश्वर्यम में आपका बनेगा देव ऐश्वर्यम, वृद्धि संधि होकर के। जैसे सदाधन एव बनता है सदैव, देखो सदैव बनता है इस तरीक़ा से, ममैव बनता है इस तरीक़ा से, तो यहाँ बन जाएगा देव ऐश्वर्यम। अगला है इसमें देखिए यहाँ पर पेष्टा। तो पेष्टा में आपको अत्र संधि अस्ति, संधि बतानी है। तो यहाँ पर आपको देखो संधि विच्छेद करेंगे तो पेश धन ता ऐसा होता है, पेश धन ता, पेश ता ऐसे बनता है। अब यहाँ पर पेश है और ता है, तो ता में तय हो जाएगा, यानी इष्टुत्व संधि हो जाएगी, सिंपल इष्टुत्व संधि हो जाएगी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इष्टुत्व। तो इसमें हमारा इष्टुत्व संधि का उदाहरण हो जाएगा 53 नंबर पे जो है हमारा इष्टुत्व संधि हो जाती है इसमें। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 54 नंबर, लिखा हुआ है शिवोर्च अत्र संधि विच्छेद अस्ति। तो यहाँ पर आपको पता है कि विसर्ग के स्थान पर उ हुआ है, फिर उ को ओ हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा शिवः अर्च, ऐसा। तो ये बन जाएगा शिवधन अर्च है, शिवोर्च बन जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन आपके गलत हैं सारी, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। तो राइट आंसर हो जाएगा शिवधन अर्च है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, दुर्जन है सज्जन से अपकरोति। रेखांकित पद में उपसर्ग और धातु बतानी है। तो यहाँ पर अपकरोति है, इसमें अप तो उपसर्ग हो जाएगा और क्री धातु हो जाएगी, तो अप उपसर्ग हो जाएगा और क्री धातु। देखो अप कहाँ लिख रहा है और क्री धातु कहाँ लिख रहा है, ऐसे आप देख लो, तो अप हो जाएगा और क्री धातु हो जाएगा।
ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, अप और क्री धातु से बनेगा अप करोति। अगला सवाल, सीता स्नानम कृत्वा देवालयम गच्छति, तो यहाँ पर रेखांकित पद में धातु प्रत्यय बताना है, तो क्री धातु है और त्वा प्रत्यय है, इसमें भी ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत हैं सारे। अगला है कथयितुम, अत्र धातु और प्रत्यय बताना है, तो कथ धातु है और तुमुन प्रत्यय है, कथ धातु है और तुमुन प्रत्यय है भाई, तो इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा, कथ और तुमुन, इसमें भी यही होगा राइट। ठीक है ना। इसके हमारा पवन है वहति, रिक्त स्थान दिया हुआ है, अव्यय से शुद्ध रूपम भविष्यति, अव्यय का प्रयोग करना है तो सिंपल आपका कुत्र आएगा। अर्थ निकलेगा पवन कुत्र वहति, यानी पवन कहाँ बहती है, तो यहाँ पर कुत्र आ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है गोपाल मोहन से चतुर है इत्यस्य संस्कृत अनुवाद अस्ति, इसका संस्कृत अनुवाद बताना है, तो यहाँ पर आपको जब चतुर हम तरप और तमप का प्रयोग करते हैं ना, तो वहाँ पर हम पंचमी का प्रयोग करते हैं, पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करके बनाते हैं, तो गोपाल है मोहनाथ चतुरतरः ऐसे। ठीक है, ये आपका राइट बनेगा चतुरतरः। तुल्यार्थ के प्रयोग में भी हम इनका पंचमी का प्रयोग कर लेते हैं, तो आपका बनेगा गोपाल है मोहनाथ चतुरतरः है। एक इसमें लास्ट है हमारा, वे सब संस्कृत पढ़ें, अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद अस्ति, इसका आपको संस्कृत अनुवाद बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ते संस्कृतम पठन्तु। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन सारे गलत हैं। तो ऐसे करके हमने देखा, हमने सारे के सारे 30 प्रश्नों को यहाँ पर व्याख्या के साथ में बताया। आरटेट 2011 लेवल 2 की बात की है और संस्कृत भाषा फर्स्ट की हमने ये बात की अभी। ऐसे ही आपको संस्कृत भाषा जो सेकंड है उसको भी हम बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको ये बताया है, कंप्लीट आपने सुना होगा और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जरूर कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, धन्यवाद।